इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में शहर की एक बड़ी शख्सियत, रेजुलेशन एंड इमेजिंग डायग्नोस्टिक सेंटर की एमडी डॉक्टर रितु सिंह गौर हैं। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, दरअसल हम लोगों का जो एक्सक्लूसिव एपिसोड है स्वयं सिद्धा, उसमें हम लोग इस तरह की हस्तियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं और उनसे उनके ही जो संबंधित विषय हैं उस पर बातचीत करके हम समाज को कहीं ना कहीं जागरूक करने के उद्देश्य से ये एपिसोड यहाँ पे प्रसारित करते हैं। चूँकि कई सारे दर्शक हमसे कनेक्टेड हैं, हम विभिन्न विषयों पर बात करें। पहले एक आपका परिचय कि डॉक्टर रितु सिंह गौर मूलतः देवास से ही हैं। जी, मेरी स्कूलिंग, मेरा एजुकेशन जो है स्कूलिंग वाला वो पूरा देवास से है, लेकिन उसके बाद जो मैंने एमबीबीएस किया है, पीजी किया है, वो मैंने दिल्ली से किया है। सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में आपने नाम सुना होगा, वहाँ से मैंने रेडियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। बेसिकली ऐसा रहता है कि रेडियोलॉजी वहाँ से करना चाहिए जहाँ पे आपको सारी मशीनें उपलब्ध मिलें, तो आप विद इन 3 इयर्स सब सीख सकते हो। मतलब आपका एक्सपोजर सीटी स्कैन में भी होता है, एमआरआई में भी होता है, एक बहुत अच्छा क्राउड, और एक टर्शरी केयर में काम करने से ये होता है कि आप इतना टाइप ऑफ पेशेंट्स देख लेते हो और वो 3 साल में आप इतना सीख लेते हो कि उसके बाद जब आप पास आउट होते हो और कहीं भी प्रैक्टिस करते हो तो आपने हर केस देखा हुआ होता है। तो इसलिए हमेशा जब भी कोई रेडियोलॉजी सिलेक्ट करता है, इवन अभी भी करता है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि पहले ये देखिए कि उस हॉस्पिटल में सारी मशीनें उपलब्ध हैं यानी, बिकॉज सिर्फ सोनोग्राफी करना नहीं होता है रेडियोलॉजी। इट्स लाइक कि आपको सोनो भी आना चाहिए, एक्सरेज भी आना चाहिए, प्रोसीजर्स भी आना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सीटी स्कैन और एमआरआई आना चाहिए। बिकॉज बहुत जगह एमपी में एमआरआई अभी आया है, जब हम करते थे तो उस टाइम पे एमपी में एमआरआई मशीन ही नहीं होती थी, इसलिए हमको बाहर जाना पड़ता था सीख के आने के लिए। तो अब लेकिन काफ़ी जगह आ गया है, बट स्टिल जो एक एजुकेशन होता है, जो आप बहुत सीनियर्स और दिग्गज लोगों से सीख के आते हो, उसकी बात थोड़ी अलग रहती है। तो ऑफकोर्स 15 साल बाहर ही थी मैं, और 15 साल के बाद वापस देवास आई हूँ। 15 साल जो बाहर का जो समय था, आप दिल्ली में थे? नहीं, मैंने पहले बैंगलोर में काम किया है। अच्छा। उसके बाद और चेन्नई में गई थी। चेन्नई में साउथ की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, थोड़ा सा चेन्नई में भी कम टाइम था, 1 साल था, पर वहाँ पे भी मैंने डायग्नोस्टिक में सीखा है। फिर दिल्ली में किया है, उसके बाद अहमदाबाद में एसआरशिप करी है, और फिर उसके बाद देवास में आके ज्वाइन किया है। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है आपका, कई बड़े महानगरों में आपने सेवाएं दी। सब जगह, सब मेट्रोज में काम किया है, इसलिए आप जब यहाँ पे जब एस्टैब्लिश किया है तो वो एक मेट्रो कल्चर है हमारे अंदर कि भाई कैसे एक पेशेंट से कैसे डील करना है और उसको कैसे डायग्नोस करना है। ये कैसे डिसाइड हुआ कि आप बड़े शहरों में थे, फिर 15 साल का एक लंबा सफर था, वहाँ बहुत सारी संभावनाएं थी, बावजूद आप वापस देवास आ गए? वो थोड़ा सा पर्सनल रीजन हो गया जी। आए तो थोड़ा सा इंदौर में सेटअप करने के हिसाब से थे, लेकिन आप पर्सनल रीजन से आए, इसका लाभ शहर को मिला। एग्जैक्टली, बस वही है कि जब सेटअप किया था तो पर्सनल था, बहुत पर्सनल था, बिकॉज मेरी फैमिली यहाँ की है और थोड़ा सा सपोर्ट रहता है फैमिली को, उसके हिसाब से स्टार्ट किया था। बट ये भी था कि हम बीच बीच में जब भी देवास आते थे तो ये रहता था कि यहाँ पे ये चीज़ों की कमी नज़र आती थी, तो एक और मोटिवेशन ये भी था कि ठीक है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लोगों को ज़्यादा सर्विसेज मिलेंगी और एक अच्छा हमारा जो नॉलेज है वो हम उनको यूज़ कर पाएंगे, उनको उसका योगदान दे पाएंगे। तो सेंटर की संस्थापना कब हुई? ये हुई है सितंबर 2021 में। अच्छा, तब हम यहीं देवास में इसी जगह पर थे, एबी रोड पर, जहाँ वर्तमान में? हाँ, यहीं पर है। और यहाँ पर किस किस तरह की सुविधाएं हैं? अभी हमारे पास सोनोग्राफी है, और सोनोग्राफी की भी 2 मशीन्स हैं, फिर सीटी स्कैन है, एक्सरे है, पैथोलॉजी है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरे हस्बैंड भी रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, वो सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्टिंग देखते हैं पर्सनली। और अभी भी उनका ऐसा है कि उन्होंने जहाँ से भी काम किया है और सीखा है, उसके बाद हर जगह से आज भी जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं वो उनको कांटेक्ट करके लोग उनसे रिपोर्ट करवाते हैं। जैसे एमआरआई में बहुत डिफ़िकल्ट केसेस आते हैं, एक होता है नसों का ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं, और कुछ कैंसर की स्टेजिंग्स होती हैं जो सब लोग नहीं कर पाते, वो उनसे आज भी लोग रिपोर्ट कराते हैं, चाहे वो सूरत से हो, बड़ौदा से हो, अहमदाबाद से हो, तो वो रिपोर्ट करते हैं।
और उसी के चलते हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि बिकॉज हमारे पास स्पेशलिस्ट है जो सब कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, पर वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट कि हम खुद अपनी एक मशीन यहाँ पर लेकर आएँ। और जब स्पेशलिस्ट है, मशीन है, तो फिर लोगों को उसकी भी सुविधा मिलेगी। बिकॉज आज की डेट में MRI के लिए सब लोगों को इंदौर जाना पड़ता है, तो कुछ टाइम में जो MRI हमारा स्टैब्लिश हो जाएगा तो वो भी यहीं हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक एडवांटेज हमारा ये भी रहता है कि मैंने गायनेक इमेजिंग में किया है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ वाला पार्ट होता है वो इमेजिंग है, और जो प्रेगनेंसी स्कैन्स होते हैं, तो जितनी भी फीमेल इमेजिंग होती है वो मैं देखती हूँ। तो उसमें ये लेडीज़ को एक कंफर्ट भी रहता है कि फीमेल डॉक्टर है, दूसरा ये रहता है कि स्टाफ भी वैसा ही रखा है पूरा फीमेल, और 100% सेफ और वैसे एनवायरनमेंट में एक्सक्लूसिव फीमेल इमेजिंग करते हैं। और जो सर हैं वो CT, एक्सरेज और जो मेल का सोनोग्राफीज होता है, बायोप्सीज, प्रोसीजर्स, वो सब देखते हैं। अदर एडवांटेज बस ये है कि हम दोनों हर चीज़ खुद देखते हैं, कोई टेक्नीशियंस वैसे नहीं। अगर कोई एक्सरे की प्रोसीजर भी हो रही है तो वो प्रोसीजर भी हमारी गाइडेंस के अंडर में होती है, हर चीज़ को इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, फिर वो चीज़ की जाती है। तो अभी इतना है, प्लस हमारे अभी हम और लेकर आने वाले हैं। मैम, एक दौर था जब इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, जांच की सुविधा नहीं थी, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत, यदि हम बहुत पीछे चले जाएं, तब से अब जब इस तरह के आप लोग विशेषज्ञ इस क्षेत्र में आए हैं, कई सारी सुविधाएं हैं, मशीनें आ गई हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंस हैं, उसके बाद किस तरह के बदलाव आपको लगते हैं कि ये अपने आप में बहुत हेल्पफुल है? बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ये होता है कि एक्चुअली पहले सोनोग्राफी नहीं होती थी, तो उसकी वजह से ये होता था कि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे, वो बहुत किसी डिफेक्ट के साथ होते थे, किसी का हार्ट में मालफॉर्मेशन है जो डिटेक्ट नहीं हो पाया, तो वो बच्चा, उसकी वजह से उसकी जान नहीं बचाई जा सकती थी। अब ऐसा है कि सोनोग्राफी एक तो काफ़ी सबको पता रहता है कि करवाना है, और सोनोग्राफी में इतनी डिटेलिंग सोनोग्राफीज आ गई हैं कि हम हर चीज़ ऑलमोस्ट 90%, 100% कुछ नहीं होता है पर हम बता पाते हैं। और उसके बाद वो चीज़ आगे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, पैदा होने पे किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सब डॉक्टर्स देख पाते हैं। तो जैसे हम कहते थे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे के पैदा होने की जो डेथ्स रेट्स होती थी वो बहुत कम हो गई हैं, मदर्स की बहुत कम हो गई हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमको पता होता है कि ये प्रेगनेंसी आखिरी तक नहीं जा सकती, इसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले रोक लिया जाए, वो सब चीज़ें हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम बता देते हैं। प्लस ये रहता है कि हम डॉक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे हमने कोई स्कैन किया आज और हमको लगता है कि इस पेशेंट में इमरजेंसी है, तो हम तुरंत डॉक्टर को कॉल करके बता देते हैं, तो वहाँ उसकी तैयारी हो जाती है। जब तक पेशेंट वहाँ जाता है डॉक्टर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है, और इस तरह से हमने बहुत सारे बच्चे बचाए हैं, बहुत सारी मदर्स बचाई हैं। बिकॉज और जानकारी भी रहती है, ऐसा नहीं कि हम रेडियोलॉजी वाले हैं तो हम पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर पेशेंट आता है तो हम उसको भी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि देखिए बड़ी सोनोग्राफी क्यों करवाना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, बहुत सारों को नहीं पता होता है। तो अगर वो करवाते हैं तो उनके लिए एडवांटेजेस है, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए एडवांटेजेस है, उनकी हेल्थ के लिए है, तो वो सारी चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। और एक और चीज़ होती है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जो बहुत पहले शायद खरे सर ने इंट्रोड्यूस किया था, बट वो इतना प्रचलन नहीं हो पाया उसका, बिकॉज ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा अब इनटू प्रिवलेंस हम लेकर आए हैं, बिकॉज उसके बिना आप महिलाओं में इतनी चीज़ें डायग्नोस कर ही नहीं सकते। मैं आपको अगर केसेस सुनाने लगूँ तो शायद हमारे 2 दिन निकल जाएंगे, बिकॉज ऐसा हुआ है कि सुबह एक सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई, उसको ऊपर से किया है, फिर हमारे पास आया तक पेशेंट को डायग्नोसिस नहीं मिला, फिर हमने उसकी इंटरनल सोनोग्राफी करी और फिर डायग्नोसिस मिला, फिर वो पेशेंट का जो भी था ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन हुआ, उसको ट्रीटमेंट मिला, और काफ़ी चीज़ें इस तरह से इम्प्रूव हुई हैं। और डायग्नोसिस इज़ लाइक, ऐसा नहीं होता है कि आपको सोनोग्राफी लिख के दिए तो आप सोनोग्राफी कर दें, ऐसा नहीं होता। इवन सोनोग्राफी में 4-5 प्रोब होते हैं, एक से दूसरा कब उठाना है या इस पेशेंट पे कौन सा प्रोब यूज़ करना है, वो सब भी आना चाहिए और वो सब करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि ठीक है, जैसे एक पेशेंट था, उसका सुबह किया तो नहीं हुआ, फिर शाम को मेरे पास आया, उसका मैंने ट्रांसवेजाइनल करा, फिर एक ओवेरियन टॉर्शन करके एक बीमारी होती है, वो उसमें डायग्नोस हुई। उसमें एक्चुअली वो सुबह ही डायग्नोस हो सकती थी, वो शाम तक खिंचता रहा, और शाम को खिंचने के बाद क्या हुआ कि ठीक है डायग्नोसिस हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ, उसकी ओवरीज निकाल दी गई, पर हम उस ओवरी को सेव कर सकते थे। ओवेरियन टॉर्शन का मतलब होता है कि ओवरी अपने आप में ट्विस्ट हो गई है, उसमें ब्लड सप्लाई खत्म हो जाता है, तो अगर आप उसको रीट्विस्ट कर दो तो वो वापस यूज़ हो सकता है या पेशेंट का ऑर्गन बच सकता है। लेकिन ठीक है, पर वो उसका एटलीस्ट पेन रिलीफ हो गया
बट इस तरह से जो मिस हो जाती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं, सोनोग्राफी बहुत लोगों के पास है, पर कौन कैसी सोनोग्राफी कर रहा है, कौन कितने प्रोब्स यूज़ कर रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो अभी जैसे हमारे पास जैसे डॉक्टर अनूप है, वो आंतों की सोनोग्राफी और एब्डोमेन की सोनोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं। उन्होंने बहुत डायग्नोसिस क्रैक करे हैं उसमें, और उसी में उन्हें लगता है कभी कोई फीमेल पेशेंट है जिसको इंटरनल की ज़रूरत है, तो वो उसको मेरे पास भेज देते हैं, तो मैं उसकी इंटरनल भी कर लेती हूँ। तो हम लोग जो दोनों मिलकर जो काम करते हैं उसमें एक बेटर डायग्नोसिस आता है, और ऑब्वियसली बात है क्लिनिशियंस के लिए बेटर होता है उसको ट्रीट करने के लिए। मैम, एक आम धारणा भी समाज में कई बार हम लोगों को सुनने में आता है कि जैसे डॉक्टर सोनोग्राफी सजेस्ट करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, या बार बार सोनोग्राफी रिपोर्ट के लिए बोला जाता है जांच के लिए, लोग इसको ये समझते हैं कि शायद ये अननेसेसरी। क्या लगता है कि एक्चुअल में ये जो समय है गर्भ का काल का, ये कब से शुरू हो जाता है कि ये सोनोग्राफी अब समय आ गया और इसको ध्यान में रखना है? एक्चुअली सोनोग्राफी पहली चीज़ बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि उसमें क्या होता है, साउंड वेव्स होता है, ध्वनि वेव्स होता है, उसमें रेडिएशन नहीं होता है। तो आप उसको कितना भी करवाओ वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ एक पावर डॉपलर का एक बटन होता है, वो थोड़ा सा होता है जो हम बाद में यूज़ नहीं करते हैं। बाकी सोनोग्राफी एज सच जो होता है वो बहुत सेफ होता है, तो अगर आप रोज़ भी करवा रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा जो एक पहला स्कैन किया जाता है वो डेटिंग स्कैन होता है, उसको करना चाहिए। फिर एक 3 महीने पे बड़ी सोनोग्राफी होती है, फिर एक 5 महीने पे बड़ी सोनोग्राफी होती है, और फिर उसके बाद डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, मदर टू मदर, किसको कितनी सोनोग्राफीज की ज़रूरत है। क्योंकि किसी की हिस्ट्रीज इतनी ख़राब होती हैं कि उनकी पुरानी प्रेगनेंसीज में बहुत सारी बच्चों की डेथ्स वगैरह हुई होती है, तो उनमें शायद फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहनी चाहिए करने की। बाकी सारे प्रोटोकॉल्स डिसाइडेड होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर ज़्यादा करवा रहा है। अगर डॉक्टर को पिछली रिपोर्ट में कुछ नज़र आ रहा है कि पानी कम है या बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए वो रिपीटेड करवाते हैं, बिकॉज उनको एक डेडलाइन डिसाइड करनी होती है कि हमको इस डेडलाइन पे बच्चे को निकाल देना है। बेहतर रिजल्ट के लिए सोनोग्राफी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट है। सोनोग्राफी बिल्कुल सेफ है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैम एक प्रश्न ये भी है कि सोनोग्राफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी जो सत्यता है या उसका जो रिजल्ट है उसको हम लोग कैसे देखें कि ये विजुअलाइजेशन पर यदि हम लोग पहुंच रहे हैं तो वो बहुत परफेक्ट है, इसको कैसे संतुष्ट होगा? देखिए, एक चीज़ होती है मोडालिटी लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि सोनोग्राफी जितना बता सकती है वो उतना ही बताएगी, क्योंकि उसके ऊपर 2 और बड़ी मशीनें हैं जो इन्वेंट हो चुकी हैं, वो है सीटी और एमआरआई। सोनोग्राफी में बस इतना डिफरेंस रहता है कि वो बहुत चीज़ों पे डिपेंडेंट है। अगर पेशेंट की हेल्थ बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है वो पेनिट्रेशन अंदर तक ना हो और अंदर की क्लियर जानकारी ना मिले, बट स्टिल मैक्सिमम केसेस में जो हमारा अप्रोच होता है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक स्पेशलिस्ट हैं जो बॉवल के स्पेशलिस्ट है, एब्डोमेन के, एक वो देख रहे हैं, एक फीमेल स्पेशलिस्ट है जो इंटरनल करके देख रही है, तो 99% तो आपको सोनोग्राफी पे रिजल्ट मिल ही जाएगा जो बिल्कुल सही होगा। और अगर 1% हमको लगता है कि इसको रिजल्ट नहीं मिला है तो हमारे पास मशीन उपलब्ध है, तो हम खुद उसका सीटी स्कैन करते हैं, कट लेते हैं। फिर ये निर्णय आप लेने के हम लिए लोग खुद लेते हैं ये, क्योंकि हम इस केस में क्या करते हैं कि हम पेशेंट से इस केस में चार्ज नहीं करते हैं, वो हम हमारे लिए करते हैं। हम उसका एक स्कैन कट, सीटी का कट ले लेते हैं जिसको बोलते हैं, और हम उसी सोनोग्राफी रिपोर्ट में उसकी फाइंडिंग्स भी लिख देते हैं। ये हम पर्सनली करते हैं बिकॉज हमारा काम डायग्नोसिस करना है। ऐसे बहुत आप रिजल्ट की संतुष्टि के लिए आप ये नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। डेफिनेटली हम रेडियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास मशीन है, पेशेंट आएगा तो हमको उसको डायग्नोस करके देना है, फिर हम सोनोग्राफी यूज़ करें, एक्सरे यूज़ करें या सीटी यूज़ करें। डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, अगर वो रिजोल्यूशन से बाहर जा रहा है तो उसका रिपोर्ट एकदम 100% करेक्ट होना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत रहता है। कुछ क्रिटिकल जांच होती हैं। कल मैंने आपके स्टेटस पे देखा था, आपने कोई पिक्चर जिसमें एक शॉट था, कुछ ऐसे क्रिटिकल केस आते हैं आपके पास? वो क्रिटिकल ही था, वो तो सिंपल एक 3D है जो सोनोग्राफी में आजकल बहुत है कि लोगों को लगता है कि बच्चे का चेहरा दिखाइए, तो वो बच्चा अंदर क्या एक्टिविटी कर रहा था वो उसका वीडियो बनाया था मैंने। अच्छा। हाँ, वो पेशेंट्स उनके लिए रहता है, उनको देख के सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अच्छा ठीक है हमारा बच्चा अच्छा है और वो ऐसी एक्टिविटी अंदर कर रहा है। तो वो टेक्नोलॉजी है, जितनी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करो, अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन्स के अंदर भी बहुत टेक्नोलॉजी। ये सब चीज़ें अब सेंटर पे भविष्य में और बढ़ने वाली हैं सुविधाएं। हाँ बिल्कुल, एमआरआई आएगा तो और बढ़ जाएगा, बिकॉज एक एमआरआई में क्या रहता है कि हम सॉफ्ट टिश्यू जिसे कहते हैं, शहर के लिए ये सुविधा कब तक उपलब्ध करा देंगे? ये हमारी अप्रैल 1st वीक में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, लगभग तैयारियां सारी पूरी? हाँ, मशीन लग गई है, उसका एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन चल रहा है। एक बार उसके
स्टार्टिंग स्कैन्स होंगे और उसके बाद वो फिर पब्लिक के लिए ओपन रहेगा। मैम, एक सीनियर डॉक्टर होने के नाते शहर को आप लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। चूँकि ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम विश्व स्वास्थ्य दिवस पे जारी करेंगे, तो आपकी तरफ से शहर की तमाम महिलाओं को, हर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए किस तरह का जीवन शैली रखना चाहिए, इस पे एक संदेश। बिल्कुल, ये एक्चुअली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, स्पेशली महिलाओं के लिए। महिलाओं में क्या एक सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जितनी भी 35 ईयर्स 35 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, वो साल में अपनी मैमोग्राफी या फिर सोनोमैमोग्राफी, जो कि ब्रेस्ट कैंस होते हैं, वो ज़रूर करवाएं। उसमें क्या रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर को बहुत पहले डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर हमारे पास ये उपलब्ध है तो हमको करवाना चाहिए। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से कभी भी साल में एक बार आएँ और अपनी मैमोग्राफी ज़रूर करवाएं। दूसरा होता है पैप्समियर। पैप्समियर सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है, वो भी इजीली अवेलेबल होता है, वो भी करवाएं एज अ पार्ट ऑफ हेल्थ चेकअप। और एक होता है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जिसके लिए कभी भी मना ना करें, बिकॉज आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। हमको हमारे ऑर्गन्स की देखभाल खुद करनी है, तो भले आपको जहाँ ठीक लगता है वहाँ करवाएं, बट एक ट्रांसवेजाइनल करवाने से हम यूट्रस, ओवरीज और जो भी हमारे आसपास के ऑर्गन्स हैं उनको बहुत पास से बहुत क्लियरली देख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो होती है, महिलाओं को किसी का वेट भी नहीं करना चाहिए कि ये हमको एडवाइस करें या हमको तकलीफ हो हम फिर जाके करवाएं। एज अ पार्ट ऑफ रूटीन हेल्थ चेकअप साल में एक बार ज़रूर करवाना चाहिए, ये उनके बेटर हेल्थ के लिए है। बहुत धन्यवाद। जिस तरह से डॉक्टर रितु सिंह गौर ने जो सजेशन दिया है, इसको निश्चित तौर से सेव करके रखिएगा, ये बहुत भविष्य में काम आने वाला है। मैम, जिस तरह से आपके एक्सपीरियंस हैं, वो जैसा आपने बीच में कहा भी था कि विषय इतने लंबे हैं कि एक एपिसोड में इसको शूट कर पाना संभव नहीं है। भविष्य में फिर हम आपके साथ बैठेंगे और कई सारे विषयों पर बात करेंगे। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।